अगला है जी राइट टू फेयर ट्रायल। इसमें 10A जो है वो ये है कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम, जो भी मसला है, ए पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू ए फेयर ट्रायल एंड द ड्यू प्रोसेस। ये ना देखें, ये अब आर्टिकल ऐड हुआ है 2010 में। ठीक है। हालांकि ये बहुत फंडामेंटल आर्टिकल है, ये पहले भी ओबे होता था। अच्छा। लेकिन अनरिटन नहीं था, ये अनरिटन था। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है ना फेल ट्रायल के, उसके ऊपर बेस करता था। अब इसका मतलब यहाँ से नजर आता है कि 2010 से पहले तो ये था ही नहीं। इसका मतलब उस वक्त फेयर ट्रायल नहीं थे। फेयर ट्रायल उस वक्त भी थे, लेकिन वो फेयर ट्रायल जो थे ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पे थे। हमारे पास कोई लिखी हुई प्रोविजन नहीं थी। अब फेयर ट्रायल ना एक ब्रॉड टर्म है कि किसी बंदे को, अगर आपने, ट्रायल का मतलब होता है समात, उसके केस की समात, टिल जब उसको पकड़ा, टिल जब उसको एग्जीक्यूट किया, जितना प्रोसेस दरमियान में आ रहा है, ये सारा फेयर ट्रायल है। फेयर ट्रायल के कुछ फंडामेंटल्स हैं। फंडामेंटल्स कौन कौन से हैं, उसको पता होना चाहिए मेरे पे क्या इल्ज़ाम है। समझता है, ना सिर्फ पता हो, समझे कि यार ये जुर्म का मेरे पे ट्रायल चल रहा है। फिर वो उसके हक के दिफा बनाने का, वो कोई भी दिफा बनाए तो क्या मैंने नहीं किया, प्रूव करो, इस्तगासा प्रूव करे मैंने नहीं किया, ठीक हो गया जी, उसे दिफा का हक के दिफा। और अगर उसने किया तो वो प्रूव करेगा कि मैंने इन सरकमस्टांसेस में किया, जैसे अपना जवाब, जैसे हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत मैंने किया, ठीक है, वो फिर अपना जवाब मेरे ऊपर हमला हो रहा था वो करे। जो जज है वो इम्पार्शल होना चाहिए। ये भी फेयर ट्रायल का है। वो ये कह सकता है कि जज इम्पार्शल नहीं मैं नहीं, ये तो मेरा फैसला सही नहीं करेगा, ठीक हो गया। ये है। इसके अलावा जब वो ये कहता है कि जज मेरा फैसला सही नहीं करेगा, तो उसे कोई दलील देनी पड़ती होगी, जारी बात। दलील देनी पड़ती डेफिनेटली। वो कहता है कि मैं जैसे फैसला नहीं करवाना चाहता, ये पार्शल हो गया है। अब वो उसकी मुख्तलिफ दलीलें देगा। वो कहेगा देखें जी मेरी इल्म में आया, या ये मेरे पास एविडेंस है, ये जज जो है ना ये दूसरी पार्टी का रिश्तेदार है, या इसका फलाने तरीके से है, या इवन इसने उससे कर्जा लिया हुआ है, या इसका रिश्तेदार का दोस्त है, या इसने पहले मेरे खिलाफ ऐसे लगवाया उसने हुआ है, हाँ वट एवर कुछ भी, ठीक हो गया जी। ये उन्हीं की बरादरी का, इवन यार उनकी बरादरी का है। ये सारे दलाइल वो किसको दे रहा है? ये उससे हायर फोरम को दे रहा है। अच्छा। जिसके पास अथॉरिटी है केस ट्रांसफर करने की। हर बंदा को होता है ये जो बल्कि हमने तो भी कल परसों सुना, एक टीचर साहब बता रहे थे कि जब आपके पास एक पुलिस फाइल आती है ना, यानी आप जैसे हाँ तुम्हारा मैंने ट्रायल करना है, लग रहा है तुमने जुर्म किया, तो उसका ट्रायल स्टार्ट होता है। जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे फेयर ट्रायल डिमांड करता है कि जज जब जैसे ही उसका मुकदमा स्टार्ट होने से देखो पहले मैं अपनी बात कर चुका हूँ कि तुम्हें मुझे लग रहे हो, अगर तुम्हें मेरे पे एतबार है तो ठीक है, तो मैं किसी और को भेज देता हूँ। ठीक, पहले ही पूछ लेता है कि मैं शुरू करूँ, अगर तुम्हें मेरे पे एतबार आया तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और में भेजता हूँ। कहीं तो ये है, कहीं वो जो है वो बंदा भी देख रहा होता है, वो उसकी अथॉरिटी जो हायर अथॉरिटी होती है वो उसको जाके दरख्वास्त देते हैं कि जनाब हमारा केस चेंज कर दिया जाए, हमें इस लिहाज से एतबार नहीं रहा, इस लिहाज से एतबार नहीं रहा। तो ये एक इम्पोर्टेंट ये फेयर ट्रायल है। इसके अलावा जो आते हैं वो ये आते हैं कि अपील का राइट हो। ठीक है, अपील का राइट हो, ये तो नहीं एक बंदे ने बात कर दी बात खत्म होगी, ठीक हो गया। कोई टाइम लिमिट होना चाहिए कि भी आज फैसला हुआ कल अपील खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई टाइम हो, 30 दिन का टाइम हो। उसके अंदर भी फिर आते हैं कि अगर मैं बीमार हो गया, यानी आपके पास 7 दिन का टाइम है, अब तो 30 दिन हो गया, पहले 7 दिन का टाइम होता रहा। कत्ल के जब किसी को सजाए मौत दी ना, डेथ पेनल्टी दी, तो उसके बाद 7 दिन के अंदर अपील करनी होती थी हाई कोर्ट के अंदर। तो अब वो खैर 30 दिन हो गई है, लेकिन अगर आप उसमें दरमियान में बीमार हो गए। अच्छा, ये भी होता है कि भी एक केस चल रहा है तो भाई ये इतनी देर के अंदर फाइनल पहुंचना चाहिए, किसी होना ऐसा होता है। इतने साल चल ही रहे, ये भी फेयर ट्रायल, ये भी फेयर ट्रायल के अंदर है। जल्दी से जल्द ट्रायल हो, ये फेयर ट्रायल है। हाँ, लेकिन वो उसमें होता है, कानून में दिया भी गया होता है, लोग फॉलो भी किया जाता है, लेकिन कई दफ़ा जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं वहाँ पे नहीं हो सकता किसी टाइम। उसकी भी उन्होंने रखी थी कि आप टाइम एक्सटेंड ले लें अपने जो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करके। और ड्यू प्रोसेस का मतलब ये है कि प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद लॉ होना चाहिए। फेयर ट्रायल चाहे हो रहा है, लेकिन उसमें कानून के मुताबिक फॉलो ही नहीं किया जा रहा, कानून के मुताबिक सजाई नहीं दी जा रही, कानून के मुताबिक हक नहीं पूरे दिए जा रहे, ठीक है, तो वो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, आगे अब ये कुछ सादे से उनको जल्दी से करते हैं कि आर्टिकल 11 है कि स्लेवरी इज नॉन एग्जिस्टेंट एंड फॉरबिडन। गुलामी जो है वो मादूम है और ममनू है। एंड नो लॉ शेल परमिट और फैसिलिटेट इट्स इंट्रोडक्शन इनटू पाकिस्तान इन एनी फॉर्म। किसी कानून के जरिए भी इसको यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोहिबिटेड। इंसानी जिसे वो कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो भी अलाउ नहीं है।
अच्छा, ये फोर्स लेबर जबरदस्ती जो बेगार ली जाती है, जबरदस्ती जो किसी को भट्टे में मजदूरों को वो फोर्स लेबर पे आते होते हैं अक्सर। ऐसा होता है ना कि भट्टे में मजदूर रह रहे हैं, आपने नाम सुना, आज सुना होगा, हाँ। ये आज से 5-7-8 साल पहले ना भट्टे मजदूरों को अक्सर अखबारों में पढ़ा जाता है, बिल्कुल भट्टा मालिकान ने जबरदस्ती मजदूरी पे रखा हुआ था। हालांकि हकीकत और होती है, फैक्ट और होता है, कर्जा लिया होता है वो कर, लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता है वो अदालत में जाते हैं, फोर्स लेबर ली जा रही है हमसे, हमारा फंडामेंटल राइट जो है ना वो उनको जो है। ठीक है। अब इसका सब आर्टिकल 3 है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स शैल बी एंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। 14 साल से कम बच्चे को किसी खतरनाक मुलाजमत पे नहीं रखा जा सकता। अच्छा जी, चाहे उसकी इजाजत से हो, चाहे उसकी इजाजत से हो, ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट कंपल्सरी सर्विस, कि इस आर्टिकल का ये इस्तिस्ना है जिसमें कंपल्सरी सर्विस ली जा सकती है। ठीक है, वो इस्तिस्ना क्या है? बाय एनी पर्सन अंडरगोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, जिस तरह वो होती है ना बामुशक्कत, उस दौरान अगर किसी काम लिया जा रहा है तो वो हो रहा है, रिगोरस इंप्रिजनमेंट। ठीक है। आगे है रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर पब्लिक पर्पस, गर्ज़े आमा के लिए किसी से काम लिया जाए तो वो, प्रोवाइडेड दैट नो कंपल्सरी सर्विस शैल बी ऑफ ए क्रूल नेचर, उसमें भी लिमिट है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए कि किसी से कह दे वह मुशक्कत भी है तो वह मुशक्कत भी, ये नहीं मुशक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही क्रूल हो, उनको पूरा पार तोड़े विद 7 डेज पूरा पार तोड़ो, अब ऐसा नहीं हुआ, तो क्रूल नेचर और इनकम्पैटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। अगला है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। 12th आर्टिकल है नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ ए पर्सन फॉर एन एक्ट और ओमिशन, कोई उसका जुर्म या कोई तरके फेल उससे हुआ कि कोई काम उसने नहीं किया जो, एक लॉ आता है जो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, एक होता है जो प्रोस्पेक्टिवली करता है, ठीक है। मैक्सिमम लॉज प्रोस्पेक्टिव होते हैं, जहाँ से इनेक्ट हुए, प्रोमलगेट हुए, वहां से आगे चलेंगे, जब नाफिज हुए से उससे आगे चलेंगे, ठीक है। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, नैब ऑर्डिनेंस 1999 वो रेट्रोस्पेक्टिव था, उसमें उन्होंने 91 से गिना था, 85 से बल्कि गिने थे, उन्होंने कहा से जिसमें जो करप्शन की वो इसमें आएगी, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है, और ऐसे ही हो सकता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आज आप कानून है तो कि आपसे आज से पहले जो भी करप्शन हुई है वो नहीं पकड़ा जाएगा, वो कहीं होता है ना, मत कहने का मसला कि वो स्पेसिफिकली अंदर लिखा होता है, ठीक है। कानून ने कहा पनिशमेंट जो है ना, खास तौर पे अगर पहले कोई कानून था, अब कोई कानून है, अब कानून में आपने पनिशमेंट इन्हांस कर दी है, तो अब आप कहो कि नहीं भी अब इस वक्त ये कानून है, तुम अब ये तुमने जुर्म चाहे उस वक्त किया था और कानून अब तुम्हें सजा मिलेगी, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। वो कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं होगी, कानून रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, अच्छा। कानून पीछे से लागू हो गया जी, फलाने से ये लागू हुआ, लेकिन पनिशमेंट तुम्हें जो है ना वो उस वक्त की मिलेगी जिस वक्त तुमने कानून मतलब ब्रेक किया। ठीक है, तो पहली बात ये है कि नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ ए पर्सन, पनिशमेंट है, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती, जी नहीं हो सकती, for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission, यानी कि जिस वक्त ये कानून नहीं था उस वक्त ये पनिशेबल ही नहीं था, तो अब चाहे और तुमने किया लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा नहीं मिल सकती क्योंकि वो उस वक्त पनिशेबल नहीं था, उस वक्त सजा इसकी नहीं थी। और for an offence by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offence at the time the offence was committed, a kind भी different जी, यानी कि सजा मिल भी उतनी सकती है जितनी उस वक्त थी, और नेचर भी वही रहेगी, और अगर तब सजा नहीं थी तो फिर सजा नहीं मिल सकती। हाँ, जुर्म जो है उसकी डेफिनेशन में मामला जा सकता है, जैसे आपने नैब का वाला दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि 1999 से पहले करप्शन जो है वो अलाउड, नहीं, उस वक्त जुर्म तो था ना, करप्शन का जुर्म तो था, वो किसी और सेंस में था, करप्शन एक्ट के तहत था, ठीक है, जुर्म तो करप्शन का था ना, तो अब सजा उसको वही मिलेगी, लेकिन जो है ना वो उसके अंदर सजा उसको वही मिलेगी जो करप्शन एक्ट में था, जो पहले वाला था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन यानी कि वहां से ठीक। Nothing in the clause 1 or in the article 270 shall apply to any law making acts of abrogation or subversion of a constitution in force in Pakistan at any time since the 23rd of March 1956, यानी कि 1956 से बाद का जो भी मामलात हैं उसमें कोई भी चीज जो है वो इसके साथ है, आप उसको अभी आप उसको ऑफेंस नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया था ना, अब आप उसको ऑफेंस नहीं, पुराने जो जराइम हुए हो गए उनको कह रहे हैं मिट्टी पाओ ठीक। आगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये भी फेयर ट्रायल का एक है, ठीक है।
No person shall be prosecuted or punished for the same offence more than once. ये बहुत बड़ा, ये सिविल लॉ में भी है और क्रिमिनल लॉ में भी है। एक ही जुर्म पर 2 दफा मुकदमा बन के उसे 2 दफा सजा नहीं मिल सकती। एंड नो एक ही फैक्ट्स पर 2 दफा मुकदमा भी नहीं हो सकता। ठीक, ये भी उसी में आता है। No person shall, when accused of an offence, be compelled to be a witness against himself. उसको खुद कहते हैं तुम गवाह बनो अपने खिलाफ, मतलब कन्फेस करो। ये जबरदस्ती नहीं कहा जाता, इधर जबरदस्ती मनवाया जाता है, इधर जबरदस्ती मनवाया जाता है। कानून कहता है कि उसके प्रोटेक्शन है। इवन आपको एक बात बताऊं, जब मुकम्मल हो जाता है ना ट्रायल, उस वक्त उसे कहा जाता है यार ये तुम्हारी चीजें खिलाफ आई हैं, इसके बारे में क्या कहते हो। वो कहता है ये जो गवाह था ना जी, मैं इसने मेरे पैसे देने थे, मैं से पैसे मांगता था, इसलिए उसके साथ मिल गया, मेरे खिलाफ गवाही देने आ गया। ये फलाना बंदा तो था ही नहीं, ये तो उसका चाचे का बेटा है, तो उसकी रिश्तेदारी में झूठी गवाही देने आ गया। ठीक है ना, इनके तो सारी बातें वो करता है ना, ये तो एक फेयर ट्रायल ही है। एंड में से सवाल पूछा जाता है क्या तुम गवाह बनना चाहते हो, कोई तुमने प्ली ली है, तुम उसके जरूरी नहीं अगेंस्ट, यहाँ पे तो कहना अगेंस्ट गवाह नहीं बन सकता, वैसे वो गवाह बन सकता है, तो वो उसमें भी कंपेल नहीं किया जाता कि यार तुम गवाह, जैसे किसी ने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा तो वो गवाह आएगा ना, अपने गवाह भी तो लेकर आएगा। ठीक है जी, तो वो उसको राइट दिया जाता है। अगर वो कहे कि नहीं है तो कंपेलिंग उसमें भी नहीं है। इसमें तो खास कंपेलिंग नहीं ना है, कन्फेशन। ठीक।